हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर के इनकम टैक्स सब्जेक्ट में जो आईसीआई ने केस बेस सिनेरियो लॉन्च करे हैं, 25 लॉन्च करे हैं। हम वो 25 के 25 इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। अब सर हम कैसे करेंगे? देखो, मैंने प्लान करा है कि हम हर एक केस बेस्ड एमसीक्यू के लिए एक वीडियो लेके आएंगे। हम हर एक वीडियो में सिर्फ एक केस बेस्ड सिनेरियो कवर करेंगे। और इस वीडियो में सर हम क्या करेंगे? देखो, एक तो हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो भी हल्का बहुत रिवाइज करेंगे, ताकि एक तो आपकी सारी एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, दूसरी बात और आपका कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज हो जाए। सर अब दूसरी चीज, क्या ये एमसीक्यू करना जरूरी है? ऐसा छोड़ भी सकते हैं, मानो एंड टाइम बचा है तो वो बिल्कुल कवर करना है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये आईसीआई ने लॉन्च करे हैं, तो एग्जाम में बहुत उम्मीद है शायद इनमें से सेम ऐसी तो नहीं, इनके बेसिस पे, इनके बेस जैसी कोई भी एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हो। और आप जानते हो कि सीए एग्जाम में एमसीक्यू का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। आपको अच्छा स्कोर करना है तो हमको एमसीक्यू सही करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए एमसीक्यू अच्छे करना बहुत जरूरी हो गया। तो इसलिए इस सीरीज को पूरा देखना। मैं हर एक केस बेस के लिए एक अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा, ताकि अगर आपको एंड में रिवाइज करना हो तो आप सीधे वो वीडियो खोलो और वाला एमसीक्यू रिवाइज करो। तो आज हम उस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और उसी में हम करेंगे आज केस बेस सिनेरियो नंबर 1। ठीक है। अब सर इससे पहले एक चीज समझो कि सर जब भी एग्जाम में ऐसा केस बेस आता है तो हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो देखो, सिंपल सा अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले ना ये पूरा थ्योरी नहीं पढ़नी। तो सर क्या पढ़ना है? आपको सबसे पहले पढ़ना है कि आपसे एग्जाम में पूछा क्या है। जैसे कि पढ़ा मैंने, पहला एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा, क्या आया? व्हाट इज मिस्टर शशिकांत रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। अब मैं इस एमसीक्यू को ध्यान रखते हुए ऊपर पूरा वो जो मुझे दिया है थ्योरी वो पढ़ूंगा। इससे क्या हुआ, अगर मैं बिना क्वेश्चन पढ़े सीधा थ्योरी पढ़ता तो मैं एक बार पूरी रीडिंग पढ़ लेता, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता। अब मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या पढ़ा है, और ये होगा क्योंकि ये देखो, कोई 11th-12th का कोई इंग्लिश का पेपर तो है नहीं कि हमने एक बार सीन पैसेज पढ़ लिया तो आपको वो याद रहता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी फिगर्स होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो आप पढ़ के भूलोगे ही भूलोगे। तो इससे बेटर क्या है कि आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कि आपको किस डायरेक्शन में आंसर ढूंढना है, आपको उसमें क्या ढूंढना है। चाहे देखो, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा कि मुझे मिस्टर शशिकांत का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। अब मैं इस बात को ध्यान रखते हुए अपना ऊपर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो देखो, जैसे मैंने पढ़ा, और स्टार्ट करते हैं। मिस्टर शशिकांत, जिसकी एज है 45, इज अ इंडियन सिटीजन एंड मेंबर ऑफ क्रू। तो जैसे ही मैंने मेंबर ऑफ क्रू वर्ड देखा, मेरा दिमाग में आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस मुझे निकालना है, और उसमें मेंबर ऑफ क्रू क्या आता है याद करो। और आपको याद नहीं आया तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। देखो, हमें पता है कि जब भी हम एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो स्टेप 1 में हम देखते हैं वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, और फिर उसके बाद स्टेप 2 में देखते हैं वो आर ओ एफ है या फिर आर एन ओ आर है। तो पहला स्टेप क्या होता है सर? रेजिडेंट देखना या फिर नॉन रेजिडेंट देखना। अब सर इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं नॉर्मली कि अगर आप एनीवन, मतलब आप इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी कर जाते हो तो आप रेजिडेंट बन जाते हो। जैसे पहली कंडीशन क्या होती है नॉर्मली कि प्रीवियस ईयर में आपका स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? 182 डेज और मोर। और सर दूसरी कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में आपका स्टे होना चाहिए 60 डेज और मोर इन इंडिया, और प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 सालों में मिला के आपका स्टे होना चाहिए 365 डेज और मोर। नॉर्मली आपको इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होती है, बट मैंने कहा जो सेकंड वाली कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी इन 3 केसेस। मतलब अगर इन 3 केसेस के अंदर अगर आपको रेजिडेंट बनना है तो आपको ये पहली वाली कंडीशन ही पूरी करनी पड़ेगी, मतलब 182 डेज और मोर वाले। अब सब वो 3 केस कौन से हैं? पहला था इंडियन सिटीजन है जिसने लीव इंडिया करा फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा था सर इंडियन सिटीजन है जिसने लीव करा इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू, और देखा हमारा केस इसमें फॉल कर रहा है। तो एग्जाम के अंदर आपको एकदम याद आना चाहिए, जैसे आप ये शब्द पढ़ो मेंबर ऑफ क्रू, आपके दिमाग में आना चाहिए अरे ये तो एक्सेप्शन में फॉल करता है। और वहां पे हमें सिर्फ कंडीशन नंबर 1 चेक करनी पड़ेगी इसके लिए कि अगर इसका स्टे इन इंडिया 182 डेज है या मोर है तो रेजिडेंट, वरना नॉन रेजिडेंट। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर मैं देख लिया, मुझे यहाँ से हिंट मिला कि मेंबर ऑफ क्रू वाला केस है ऑफ अ सिंगल बाउंड इंडियन शिप जो एंगेज इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर। ठीक है, इंटरनेशनल टैरिफ का मामला है, ट्रैफिक का मामला है। ठीक है। अब सर उसने नीचे जानकारी दी
कि हमने किस दिन कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंटर करा था और किस दिन हमने इससे एंड करा। ठीक है, ये हो गया ज्वाइनिंग की, ये हो गई साइनिंग ऑफ की डेट। अब सर आपको एक चीज और याद होगी, जब भी हम ऐसा केस होता है कि मेंबर ऑफ क्रू, तो वहां पे हम नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कैसे निकालते, क्योंकि यहाँ का तरीका थोड़ा अलग था। वो क्या था कि जिस दिन आपने CDC एंटर करा वॉलिडेट पकड़ो, जिस दिन आपने CDC एंड करा वॉलिडेट पकड़ो। अब इन डेट को इंक्लूडिंग और जो इनका बीच का पीरियड, हम कहते हैं ये आपका आउटसाइड इंडिया का पीरियड है, क्योंकि इस दौरान आप उस शिप में थे और शिप इंडिया के बाहर थी। तो हम क्या कहते हैं कि इस दौरान आप इंडिया के बाहर थे, हम इसे कहते हैं आउटसाइड इंडिया। अब इस सबको इस पीरियड को ऐड करेंगे और इसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपका स्टे इन इंडिया। अब सर कैसे ऐड करेंगे, देखो आपने ज्वाइन किस दिन करा था सर 29 मई को, तो मई के कितने दिन हो गए सर, 3 दिन, 29, 30, 31, मई के 3 दिन हो गए। मई के बाद जून, जून के 30 दिन, फिर जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, अगस्त के बाद जुलाई अगस्त, फिर सितंबर के 30 दिन, फिर अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर में 19 दिसंबर तक, दिसंबर के 19 डेज। इन सबको ऐड करा, ये आपका आ गया स्टे आउटसाइड इंडिया। आपने टोटल में से माइनस करा तो ये आपका आ गया स्टे इन इंडिया। अब स्टे इन इंडिया कितना है सर, 182 डेज से कम आया 160। और मुझे पता है सर मेंबर ऑफ क्रू के केस में मुझे सिर्फ पहली कंडीशन ही देखनी होती है 182 डेज वाली, उसको तो पूरा नहीं कर रहा, मतलब इसका स्टेटस क्या हो गया सर, नॉन रेजिडेंट। समझ में आया, इस MCQ का आंसर क्या हो गया सर, ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट। तो देखा, अब आपको ट्रिक समझ में आई। अगर आप पहले पूरा पढ़ते तो सर आप पहले पूरा पढ़ते फिर MCQ पढ़ते फिर आंसर ढूंढते, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होता, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, समझे। तो इसलिए इससे बेटर है कि पहला आप MCQ टेस्ट है पहले वाले ही पढ़ लो ताकि आपको आइडिया हो जाए आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो हमारा पहला MCQ सॉल्व हुआ, ठीक है, इस हमने अपना स्टेटस निकाल लिया। अब सर 2 में क्या है, उसने कहा व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शशिकांत। ठीक है, अब सर टोटल इनकम, अगर आपको चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस करा था और आपको याद नहीं आ रहा तो आप प्लीज जाके मेरी देखना, मैंने ऑलरेडी मैथ्स की जो वीडियो है वो अपने चैप्टर पे डाल चुका हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए तो वहां पे आके देखना। और वहां पे सर हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि आपकी कितनी इनकम आएगी ये डिपेंड करती है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। मतलब अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ROR आता है तो आपकी सारी इनकम टैक्सेबल होती है, NR आता है तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। तो ये चीज हमने वहां कवर करी थी। तो मैंने यही कहा, अगर मान के चलो इस MCQ के अंदर अगर मुझसे ये पहली बार नहीं गया था, सीधा मेरे मुझसे कहता है कि आप टोटल इनकम निकालो सर, तो उस केस में क्या, तो उस केस में भी मुझे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस तो निकालना ही पड़ता। बच्चे एग्जाम में बहुत गलती करते हैं, नाम, अब आपको सर नाम तो इंडियन लग रहा है तो ये ROR ही होगा, ऐसा नहीं चलता। या तो आपको MCQ को मेंशन बताएगा कि वो क्या है उसका स्टेटस, और अगर ना बताए तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना कि जहां भी इनकम पूछी है तो वहां पे आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि इसके बेस पे डिपेंड करता है कि उसकी इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ तो एक क्वेश्चन था, मुझे पता लग गया उसका स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट। और मुझे पता है कि नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है। हाँ जी सर, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इंडियन इनकम ढूंढनी है जो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। सर इंडियन इनकम नॉर्मली कौन सी इनकम होती है, जो या तो अक्रू इन इंडिया हो या फिर रिसीव इन इंडिया, वो होती है इंडियन इनकम। तो अब देखते हैं क्या इसकी वो इंडियन इनकम हो रही है जो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। तो सर यहाँ तक तुमने पढ़ ही लिया था, उसका स्टेटस हमने ये पढ़ा था। अगला क्या है, ही स्टे इन इंडिया इन लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर फॉर 400 डेज। अब देखो ये लाइन तो वैसे भी इरेलीवेंट हो गई सर, क्यों, पहली बात तो हम इसका स्टेटस निकाल चुके हैं, और सर ये पॉइंट आता है वो दूसरी कंडीशन में आता है, जब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, और वो तो उसके केस में वैसे भी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, क्योंकि मेंबर ऑफ क्रू है, तो ये बात तो वैसे ही बेकार हो गई। ठीक है, अगला उसने कहा वो पिछले 7 सालों में 750 डेज रहा, सर ये भी बेकार हो गई, क्योंकि सर ये मैं चेक करता हूँ सेकंड स्टेप पे, अगर वो रेजिडेंट बनता तभी मैं सेकंड स्टेप में आता, बट हमारे केस में तो पहले स्टेप में नॉन रेजिडेंट हो गया, वो पहले स्टेप में गेम से बाहर हो गया, अब मुझे सेकंड राउंड में तो आना ही नहीं, तो जैसे ये लाइन भी बेकार हो गई। तो दोनों लाइनों का महत्व तो बचा ही नहीं हमारे केस, ठीक है। अगला उसने क्या लिखा, ही रिसीव सैलरी ऑफ 7,20,000 इन हिज NRE अकाउंट मेंटेन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई ब्रांच। अब सर ये थोड़ा अच्छा केस है, सुनना। अब आप बताओ, क्या ये, पहली बात, पहला क्वेश्चन, क्या ये इंडियन इनकम है, क्या सर ये अक्रू इन इंडिया है,
सर अक्रू इंडिया तो नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने क्रू की सर्विस दी एक शिप पे, और शिप कहाँ जा रही थी? वो तो इंडिया के बाहर जा रही थी। यहाँ पे लिखा है ना, सिंगापुर जा रही थी, मतलब सर्विस तो इंडिया के बाहर दी है। तो उसका सिंपली मतलब है सर, ये इनकम अक्रू इन इंडिया तो नहीं। बट सर यहाँ पे लिखा है रिसीव सैलरी और स्टेट बैंक इन चेन्नई, तो शायद इसको देख के सर मुझे लग रहा है शायद इनकम रिसीव इन इंडिया हुई है, और रिसीव इन इंडिया हुई है तो सर इंडियन इनकम बन गई, तो ये नॉन रेजिडेंट के लिए भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। आपको ऐसा देख के लगेगा कि सर इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, इंडियन इनकम हो गई ना। बट यहाँ पे आता है सीबीडीटी का सर्कुलर। अब सर ये सर्कुलर क्या कहता है? ये सर्कुलर देखो सिंपली सी ये बात कहता है कि देखो कह रहा है कि इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट सैलरी अक्रूड टू अ नॉन रेजिडेंट सी फेयर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कोई नॉन रेजिडेंट है, ये सिंपली कहना चाह रहा है अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है, उसने सर्विस दी एज अ मेंबर ऑफ क्रू, कोई शिप का क्रू है, और सर्विस कहाँ दी? आउटसाइड इंडिया दी। अब उसे जो उसके लिए सैलरी मिली वो उसके एनआरई अकाउंट में मिली, तो वो लिखा ना एनआरई अकाउंट में मिली जो इंडिया में था। तो इस केस के अंदर हम इसको रिसीव इन इंडिया नहीं मानेंगे, मतलब इसे हम इंडियन इनकम मान के नहीं चलेंगे, और नॉन रेजिडेंट के केस में ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। समझे? ये एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, तो उसे ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने इसका फोटो भी लगा दिया, आप चाहो तो आप भी खुद नेट पे देख सकते हो, ये इसका नंबर है और ये इसकी डेट है, ठीक है। तो इसलिए ये सर्कुलर साफ साफ कहता है कि अगर ऐसा केस है, सिर्फ पैसा मेरे एनआरई अकाउंट में आ गया जो इंडिया में मेंटेन है, और मैं एज अ मेंबर ऑफ क्रू जो सर्विस दे रहा हूँ आउटसाइड इंडिया, तो इसे मैं रिसीव इन इंडिया नहीं मानूंगा। और जैसे ही मैंने कहा सर इसे रिसीव इन इंडिया नहीं मानूंगा, क्या ये इंडियन इनकम बनी? ये इंडियन इनकम नहीं बनी। तो नॉन रेजिडेंट के केस में ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो इससे पहली बात तो ये देख लिया सर, ये तो इसके लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होने वाली है, तो इसे भूल जाओ, ठीक है। सर इसकी और भी इनकम है, और क्या इनकम है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड, जो एक सिंगापुर की कंपनी है, और मुझे रिसीव भी बाहर हुआ है। पहली बात तो क्योंकि डिविडेंड एक सिंगापुर की कंपनी दे रही है, तो क्या ये डिविडेंड अक्रूड इंडिया माना जाएगा? नहीं सर, हमने सेक्शन नंबर 9 में ये चीज पढ़ी थी, क्या अगर डिविडेंड कोई इंडियन कंपनी दे तो मैं इसे अक्रूड इंडिया मानता हूँ, पर यहाँ पे कोई बाहर की कंपनी दे रही है, इसलिए मैं इसे अक्रूड इंडिया नहीं मानूंगा। तो अक्रूड तो इंडिया में हुई नहीं, और रिसीव भी देखो सिंगापुर में हुई है, मतलब ये इंडियन इनकम तो है ही नहीं। और जब ये इंडियन इनकम नहीं है तो सिंपली मतलब है कि ये नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, तो इसे भी भूल जाओ। तो दो इनकम पिक्चर से बाहर हो गई। तीसरा क्या सर? एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान रिसीव इन इंडिया। अब यहाँ पे रिसीव इन इंडिया आ गया तो ये इंडियन इनकम हो गई, तो अब ये इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगी। एंड सर अगला पॉइंट क्या है? रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई। हाउस प्रॉपर्टी क्या है सर? चेन्नई में है, समझे? रेंट रिसीव कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ है, तो इसलिए ये भी इंडियन इनकम हो गई, तो ये भी इसके लिए टैक्सेबल होगी। तो हमने देखा सर जानकारी मुझे 4 इनकम की दी है, बट सिर्फ ये सेकंड और थर्ड वाली इनकम एग्रीकल्चर रेंट यही इंडियन इनकम बन रही है, और नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ यही दो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, समझे? बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसका स्टेटस रेजिडेंट का होता, इंडिया का आर ओ आर होता, तो उस केस में उसके लिए चारों इनकम टैक्सेबल होती इंडिया में। बट क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए सिर्फ दो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। पहले हमने ढूंढ लिया सर कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, अब मुझसे पूछा क्या? टोटल इनकम पूछिए। क्या पूछिए सर? टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकालूंगा? जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो ऐड कर दो। सबसे पहले आप सर आप दी थी रेंट, रेंट कितना मिल रहा है सर? 3,60,000 रेंट मिला मुझे, 3,60,000। अब आपको पता होगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमें रेंट की इनकम में से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% की, वो माइनस करी, इनको माइनस करके ये आपके आ गई रेंट की इनकम, ये आ गई एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख, दोनों को ऐड करा, ये आ गई उसकी टोटल इनकम जो इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो इसका आंसर हो गया सी, 5,02,000। तो आई होप ये एमसीक्यू आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब सर आया सर थर्ड एमसीक्यू, ठीक है, अब मैं 2 सॉल्व कर लिए, ठीक है, और लगभग लगभग मैंने पूरा केस भी कवर हो गया मेरा, ये भी पहले पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। चलो अब देखते हैं थर्ड में क्या कहता है। थर्ड में कह रहा है अज्यूम, मान के चलो, फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इस लाइन का सिंपली मतलब ये है कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए जो मैं कह रहा हूँ इस बात को मानना। सर क्या कह रहा है? ये कह रहा है मिस्टर शशिकांत हैज ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई
टू हिज माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है, मिस्टर शशिकांत ने अपनी हाउस, जो उनका हाउस था चेन्नई में, वो अपनी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर कर दिया 1 अप्रैल 2024। ठीक है, और जो मिस्टर शशिकांत की वाइफ है वो एक हाउस वाइफ है और उनकी ऐसे कोई इनकम नहीं है, यहाँ तक ये कहना चाह रहा है। अब वो कहना चाह रहा है कि जो माइनर मैरिड डॉटर है उसे रेंट रिसीव हुआ। ठीक है, अब कह रहा है बताओ इस केस के अंदर अब उसकी टोटल इनकम क्या होगी अगर वो ओल्ड स्कीम ऑप्ट करता है। सर यहाँ पे वो ये बात क्या कहना चाह रहा है, देखो वो सिंपली यहाँ पे आपका वो क्लबिंग की बात चेक करना चाह रहा है, क्लबिंग का प्रोविजन वो चेक करना चाह रहा है। वो कह रहा है सर आपको टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम कब निकालनी है, अगर वो ये हाउस प्रॉपर्टी अपनी बेटी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब सर मुझे पता है जो मिस्टर शशिकांत है सिर्फ 2 इनकम उनके हाथ में टैक्सेबल होगी, एक एग्रीकल्चर और एक रेंट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर टैक्सेबल होगी। वो कह रहा है अगर ये हाउस आप अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दो, वो ये पूछना चाह रहा है अगर ये हाउस अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दो तो ये जो उससे रेंट है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, बेटी के हाथ में या फिर मिस्टर शशिकांत के हाथ में। सही है, वो आपसे टोटल इनकम पूछ रहा है ऐसे केस में। ठीक है, अब सर अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद होगा सर वहां पे एक सेक्शन 27 पिक्चर में आता है, वो बात करते हैं डीम्ड ओनरशिप। सर वो क्या कहता है, वो कहता है अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को या अपने बच्चे को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बिना कंसिडरेशन की, तो उस केस में जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है वही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाता है। सही है, और ऐसे केस में माना जाएगा कि रेंट मिस्टर शशिकांत को ही मिल रहा है और रेंट उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर सर मैं सेक्शन 27 अप्लाई करूं तो इस केस में क्या उसकी टोटल इनकम चेंज होगी, नहीं होगी सर। वो तो आंसर आना चाहिए सी, 5,02,000। क्यों, क्योंकि पहले भी एग्रीकल्चर उसके हाथ में थी, अब भी उसके हाथ में। मैं कह रहा हूँ रेंट भी उसे ट्रांसफर कर दिया, बट मैं तो कह रहा हूँ सर डीम्ड ओनर है तो अब भी रेंट उसके हाथ में टैक्सेबल होगा और जोड़ के सब वही आंसर आएगा सेम। हमें तो ऐसे ही लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपको सेक्शन 27 याद हो तो सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर है। हाँ, सेक्शन 27 में इस पॉइंट में एक एक्सेप्शन था कि ये जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल नहीं होता इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। तो सर उस केस में क्या होगा, क्या बेटी के हाथ में रेंट टैक्सेबल होगा, तो जवाब आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेटी माइनर है। तो यहाँ पे सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप तो अप्लाई नहीं हुआ, बट क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होगा। और क्लबिंग का प्रोविजन क्या कहता है, अगर कोई माइनर को इनकम होती है तो वो इनकम टैक्सेबल होती है इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। तो कौन सा पेरेंट्स, जिसकी इनकम ज्यादा हो। अब यहाँ पे उनकी वाइफ की तो कोई इनकम है नहीं, तो सॉफ्टवेयर उनकी इनकम ही ज्यादा है, तो उनके हाथ में वो रेंट टैक्सेबल होगा अंडर क्लबिंग प्रोविजन। और क्लबिंग के अंदर एक बात हो रहती है, अगर माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होती है तो वहाँ पे पेरेंट्स को एग्जेम्पशन में मिलती है 1,500 पर एनम पर चाइल्ड की। समझा, तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे इसकी इनकम। तो मिस्टर शशिकांत के लिए सर रेंट तो पूरा 2.5 लाख की टैक्सेबल होगा। अब रेंट हमने कितना निकाला था, 252, इनके हाथ में होगा, बट क्योंकि यहाँ पे क्लबिंग के प्रोविजन आ रहे हैं तो उन्हें 1,500 की एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन मिल जाएगी। वो माइनस करोगे और ये आंसर आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर आंसर आएगा ये, और ये इनकम शशिकांत के हाथ में इस केस में टैक्सेबल होगी। तो आई होप इट इज क्लियर। यस सर, तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं सर चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर शशिकांत would like to minimize his tax liability and consulted you to compare the amount of same for the previous year 24-25। देखो जब भी ऐसा है कि इस साल के लिए कि शशिकांत अपनी लाइबिलिटी को कम करना चाह रहा है, मिनिमाइज हिज टैक्स लाइबिलिटी, तो यहाँ पे आपको सिंपली वो ये कहना चाहता होता है कि हमें पता है हमारे पास 2 होते हैं रेजिम, एक न्यू एक ओल्ड। तो यहाँ पे आपको जब भी ऐसा है आपको क्या करना है, आपको एक तो टैक्स निकालना है एज पर न्यू रेजिम, फिर निकालना है एज पर ओल्ड रेजिम, और दोनों कंपेयर करना है, और जो दोनों में कम आया वो पे करेगा, वही हमारा आंसर होगा। जैसे अगर हम बात करें ओल्ड रेजिम की, सर ओल्ड रेजिम इनकम तो वही रहेगी 2.5 लाख और 252, दोनों को जोड़ के ये आ गया। ठीक है, अब चाहे सर न्यू तो न्यू भी सेम ही रहेगी क्योंकि कुछ खास अंतर पड़ रहा है नहीं। ठीक है, तो कोई डिडक्शन नहीं है ना, अगर होती तो अंतर आता, पर यहाँ पे है नहीं, तो दोनों केस में पहली बात इनकम तो सेम आने वाली। ठीक है, अब सर टैक्स की कैलकुलेशन में अंतर आएगा। अगर मैं ओल्ड की बात करूँ तो मुझे पता है कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आता, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% आता है जो 12,500 आया, उससे ऊपर जितनी उस पर 20% आता है, दोनों को तीनों को जोड़ा
तो आंसर ये आ गया। इसमें 4% सेस जोड़ा तो आंसर ये आ गया। और फिर सर इन सब मुझे पता है, मुझे टैक्स को राउंड ऑफ करना होता है, तो जोड़ के इसमें न्यू रिजिम में टैक्स आ गया ये था। अब मैंने वही टैक्स निकाला इस पर न्यू रिजिम। अब न्यू रिजिम में क्या होता है, 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उससे ऊपर जितनी इनकम है 6 लाख तक उस पर आता है 5%, उससे ऊपर हो गई 2,02,000 उसका 5% ये आ गया। 4% सेस जोड़ा तो ये आ गया। उसका कम क्या आया, कम आया न्यू, वो भी 10,500, तो इसका आंसर क्या होगा 10,500। तो ये हमने पहला केस बेस्ड सिनेरियो सॉल्व करा, अलॉन्ग विद सारे क्वेश्चन समझे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और ऐसी मैं सीरीज में और भी केस बेस्ड सिनेरियो कवर करने वाला हूँ, पूरे 25 के 25 कवर करेंगे, तो इसे जरूर सबको देखना ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा और इसका लिंक भी आपको दे दूंगा कमेंट्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।